हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एलसीएस क्लासेस। तो आज बच्चों हम मैथ में एक्सरसाइज 5.8 कवर करने वाले हैं जो रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 वेयर x बिलोंग्स टू -4, 2। ठीक है, तो -4, 2 के क्लोज इंटरवल से x बिलोंग कर रहा है और हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो देखो, रोल्स थ्योरम के लिए हमने तीन कंडीशन पढ़ी है। रोल्स थ्योरम के लिए हमने तीन कंडीशन पढ़ी है कि अगर -4, 2 के क्लोज इंटरवल पर फंक्शन कंटीन्यूअस है और -4, 2 के ओपन इंटरवल पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है और फंक्शन की वैल्यू -4 और 2 पे क्या है, इक्वल है। अगर ये तीन कंडीशन कोई फंक्शन ये तीन कंडीशन फॉलो करता है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो अभी फंक्शन को लिखते हैं fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक, और पॉलिनोमियल फंक्शन हम जानते हैं एक्सरसाइज 5.9 और 5.1 में हमने इस तरीके से क्वेश्चन किए हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस भी होता है और क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। तो हम लिख सकते हैं fx फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या हो गया फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -4, 2। और क्या लिख सकते हैं हम, फंक्शन को लगा के फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -4, 2। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे -4 पर और 2 पर। तो अगर मैं फंक्शन की वैल्यू -4 पर निकालता हूं तो कितनी आने वाली है, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 माइनस 8 और 4 जा 16 -8 माइनस 8 दैट इज 0। अब देखो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 पर निकालेंगे। 2 2 जा 4 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 8 माइनस 8, कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, तो अब देखो फंक्शन की तीनों ही कंडीशन फॉलो फंक्शन ये कर रहा है जो जरूरी है रोल्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर रोल्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो फंक्शन कंटीन्यूअस भी है क्लोज इंटरवल -4, 2 पे, फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल -4, 2 पर, और फंक्शन की वैल्यू जो एंड्स पॉइंट है -4 और 2 पर क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो यहाँ पर हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि भैया इस क्लोज इंटरवल में आपको एक ना एक कम से कम एक नंबर ऐसा जरूर मिलेगा जिस पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। तो मैंने मान लिया c। ठीक है, लेट सो लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम लेट c बी ए रियल नंबर। c क्या होगा, एक रियल नंबर होगा सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। ठीक है, तो c हमने एक रियल नंबर मान लिया और क्या मान लिया कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन c पर कितना है, 0 है। ठीक है, तो देखो फंक्शन की वैल्यू c पर कितनी हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू c पर c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 8। अगर मैं फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूं तो 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, प्लस ये 2c की 1 और माइनस 0, तो 2c प्लस 2। तो f डैश c को 0 रख लिया तो मैं लिख सकता हूं 2c प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2c इक्वल टू इधर जाके -2c इक्वल टू -2/2 दैट इज -1। ठीक है, तो हमने देखा, हमने कोई c रियल नंबर मान लिया और हमने मान लिया कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन c पर कितना है, 0 है। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव c पॉइंट पर कितना है, 0 है। तो हमारे पास c की वैल्यू है -1। इसका मतलब क्या हो गया कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन -1 पर कितना है, 0 है। और देखो -1 इनके बीच में तो लाई कर रहा है भाई, -4 से बड़ा है, 2 से छोटा है। तो हम लिख सकते हैं -1 बिलोंग्स टू -4, 2। ठीक है, तो ये तो रोल्स थ्योरम है। रोल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर ये तीन कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो हमें एक ना एक नंबर ऐसा जरूर मिल जाएगा इस क्लोज इंटरवल के बीच में जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो। तो हमने देखा फंक्शन का डेरिवेटिव हमने 0 मान लिया है ना, हमने मान लिया c नंबर पे है और c क्या निकल गया, -1 निकल के आया जो इनके बीच में लाई कर रहा है। तो रोल्स थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। यही तो है रोल्स थ्योरम। तो हमने देखा एक नंबर हमें, अगर ये तीन कंडीशन फॉलो हो रही है तो एक नंबर हमें -1 ऐसा जरूर मिल गया इसके बीच में जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव कितना था, 0 था। आई बात समझ में। तो क्योंकि देखो ये इस क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है, सो हम लिख सकते हैं रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर fx।
आई बस में नोट करिए इसको जल्दी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिन इफ रोज थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखो 3 पार्ट दे रखे हैं, 3 अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं और हमें एग्जामिन करना है, इसको एनालाइज करना है क्या इन तीनों में से किसी केसेस में रोज थ्योरम अप्लाई होगी या नहीं होगी। ठीक है, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ द रोज थ्योरम फ्रॉम दिस एग्जांपल। इन एग्जांपल की मदद से क्या आप रोज थ्योरम के कन्वर्स के विषय में कुछ कह सकते हैं या नहीं कह सकते। देखते हैं ध्यान से, पहला पार्ट देखते हैं। fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एक्स के ऊपर कौन सा फंक्शन अप्लाई हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर क्लोज इंटरवल फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5,9। तो ध्यान से देखेंगे, अभी देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत पहले से पढ़ते आ रहा होगा ना, 11th क्लास से शुरू हो गया था, मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ध्यान से देखेंगे, ठीक है, एक बार और इसको मैं आपको बता देता हूं। मान लो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई नंबर लिया 5.6, तो इसका आंसर हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 5.6, 5.6 से छोटा या इसके इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 5.6 से छोटे या इसके इक्वल इंटीजर कौन कौन से होंगे, तो 5.6 से देखो 5.6 तो इंटीजर नहीं होता, तो इससे छोटे इंटीजर देखने पड़ेंगे। तो 5 होगा, इससे छोटा इंटीजर 4 होगा, 3 होगा, इनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 5 है। तो 5.6 का आंसर हमें क्या मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है। इसी तरीके से अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 5.1 रखूंगा तब भी क्या मिलेगा, 5.1 से छोटे इंटीजर्स में सबसे बड़ा, तो वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 6 रखूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 6, कि सबसे बड़ा इंटीजर या तो 6 से छोटा या 6 के बराबर। तो 6 से छोटा और 6 के बराबर में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 6 ही तो है, तो आंसर 6 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 6.9 रखूंगा तो भी 6 मिलेगा, 7.1 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, 7 रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 7, तो सबसे बड़ा इंटीजर 7 ही हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम किसी नंबर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक, और ये हम पहले भी कई बार प्रूव कर चुके हैं क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो कंटिन्यूअस होता है ना ही डिफरेंशिएबल होता है। कहां पर, इंटीजर्स पर। ठीक है, तो जैसा अगर मुझे ये जो फंक्शन दे रखा है, ये इसके जो डोमेन है वो कहां से कहां तक है, 5 से लेके 9 तक है, 5 से लेके 9 तक। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 5 पर आंसर क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ठीक है, 5 से बड़ा कोई भी नंबर चुनो और 6 से छोटे और 5 से बड़े हर एक नंबर का आंसर 5 ही आने वाला है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं ठीक से बना देता हूं, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, लेकिन 6 पर आपको 5 नहीं मिलेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब आप 6 रखोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। भाई सबसे बड़ा इंटीजर 6 से छोटों में क्या है, 6 ही है। तो 6 पे क्या मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा इस तरीके से। फिर 6 से 7 से छोटे तक 6 ही मिलेगा, 7 पे 7 मिलेगा। ठीक, 7 से बड़े नंबर पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 7 ही मिलेगा। 8 पे 8 मिल जाएगा 9 से छोटे नंबर तक, और 9 पे 9 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो, क्या आप इस ग्राफ को बिना पेन उठाए बना पा रहे हो। कहां पर आपको पेन उठाना पड़ रहा है, इंटीजर्स पर। आप ध्यान से देखो भाई, 6 इंटीजर था तो 6 पे देखो ग्राफ टूट गया। यहाँ पर यहाँ तक आपने स्मूथली इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया, यहाँ पर आपको पेन उठा के ऊपर रखना पड़ेगा। मतलब ये क्या मिल गया आपको, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिला। ऐसे ही 7 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिला, 8 मिला। ठीक है, तो आगे सभी नंबर्स आई बात समझ में आपको, जितने भी इंटीजर्स होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उन पर कंटिन्यूअस नहीं होता है। और हमने पढ़ा है कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो भैया वो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं। ये तो मस्ट कंडीशन है, कंटिन्यूअस फंक्शन ही डिफरेंशिएबल हो सकता है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। क्लियर है यहां तक, ओके। चलिए ठीक है, तो करते हैं इसको। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। तो अभी देखो हमें पता है, इसको आप बहुत सारी 5.1 में काफी क्वेश्चन में हमने इसको किया भी हो, वहां पे आप देख सकते हो। अगर इसको कंटिन्यूअस प्रूफ भी करना, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको प्रूफ करके दिखाइए कि ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, यहां सीधे सीधे लिख रहा हूं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मुझे पता है fx इज नॉट कंटिन्यूअस ओवर द इन क्लोज इंटरवल
5,9 है ना। किसी पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए वो हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, और 5 और 9 के बीच में तो बहुत सारे इंटीजर्स हमें मिलेंगे जहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं था। और हम क्या कह सकते हैं, f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ना। डिफरेंशिएबल की कंडीशन क्या ओपन इंटरवल की रखती है, एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी आप चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो 5,9 ओपन इंटरवल पे क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो अगर फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, सो रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड, कैन नॉट बी अप्लाइड, ठीक है। तो अगर रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, तो देखो रोल्स थ्योरम क्या कहती है, फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब उस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम इस पहले पार्ट में रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में एक और बात पूछी गई है कि आप रोल्स थ्योरम के कन्वर्स के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, रोल्स थ्योरम क्या थी, अगर फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, अगर फंक्शन एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू ए पर और दूसरा पॉइंट बी मानो क्या होती है, सेम होती है, तो हम क्या कहते हैं कि भैया हमें एक नंबर सी ऐसा जरूर मिलेगा a, b के क्लोज इंटर के बीच में सच दैट f' इक्वल टू 0। तो ये क्या थी, ये रोल्स थ्योरम थी। रोल्स थ्योरम ये थी, अगर फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कंटीन्यूअसली डिफरेंशिएबल है और एंड पॉइंट्स पर वैल्यू सेम है, तो हमें एक पॉइंट ऐसा जरूर मिल जाएगा इसके बीच में जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा। तो इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका कन्वर्स ये होगा, इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका कन्वर्स ये होगा कि अगर a और b के बीच में, a और b के बीच में आपको किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 मिल जाता है, तो ये कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए तो डेरिवेटिव 0 आ रहा था एक पॉइंट पर। तो इसका कन्वर्स क्या हुआ कि अगर आपको एक पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 मिल जाता है तो ये कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए। आप इस कर्व में देख सकते हो, बहुत से पॉइंट आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 0 है, ठीक है। आपको पता है भैया फंक्शन का f(x) का और x का किसी पॉइंट पर स्लोप ही तो डेरिवेटिव है। तो अब देखो 5 से लेकर 6 तक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, x एक्सिस के पैरेलल, मतलब इन सभी पॉइंट्स पर 5 से 6 के बीच में हर एक पॉइंट पर स्लोप क्या है, 0 है। फंक्शन का स्लोप 0 है, क्योंकि क्या है, देखो ये बिल्कुल x एक्सिस के पैरेलल लाइन चल रही है। स्लोप को निकालना है दूसरे तरीके का, tan थीटा, थीटा कितना मिलेगा यहाँ पर x एक्सिस से बनने वाला एंगल 0, तो स्लोप क्या है, 0। अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो f(x) और x कर्व का स्लोप 0 है, तो डेरिवेटिव भी क्या है, 0। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, here in, ऐसे लिखें, there exist many points in close interval 5,9 where derivative of function is 0, but ठीक है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या, 0, लेकिन बट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, लिखेंगे आप नॉट कंटिन्यूअस, नाइदर नॉर, इसको इस तरीके से देख लो, फंक्शन इज नाइदर कंटिन्यूअस, इस तरीके से देखो ना, फंक्शन इज नाइदर कंटिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो देखो रोल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है कि भैया अगर फंक्शन पर आपको किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 मिल रहा है तो फंक्शन कंटीन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल होगा, और एंड पॉइंट्स पर वैल्यू सेम, ये तो होता है कन्वर्स। क्योंकि रोल्स थ्योरम क्या कहती है, रोल्स थ्योरम ऊपर 3 वाली कंडीशन, ऊपर की अगर 3 कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो ये कंडीशन जरूर होगी। तो उल्टा क्या हो गया कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है तो ऊपर वाली 3 कंडीशन फॉलो होने वाली। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा कि भैया फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था, 0 बहुत सारे पॉइंट्स पर था, लेकिन हमें यहाँ पर 5,9 के क्लोज इंटरवल के बीच में फंक्शन ना तो कंटिन्यूअस मिला, ना ही डेरिवेटिव, ना ही डिफरेंशिएबल मिला। तो आप क्या कह सकते हो कि भैया रोल्स थ्योरम का कन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, एप्लीकेबल नहीं है। अगर कन्वर्स एप्लीकेबल होता तो क्या होना चाहिए था कि भैया अगर फंक्शन क्या है, फंक्शन किसी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है तो है ना, तो उस इंटरवल में, उस किसी पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम का कन्वर्स कभी एप्लीकेबल नहीं होता, इससे हमें ये बात समझ में आती है। आई बात समझ में? सो कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल,
ठीक है, रोल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर ये तीन कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो हमें कोई पॉइंट मिल जाएगा जहां पर डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। उल्टा क्या होगा, अगर डेरिवेटिव जीरो होगा तो एक तीन कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा यहाँ रोल्स थ्योरम तो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ऊपर की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, अब हमने उल्टा चेक करने के लिए देखा, लेकिन हमें पॉइंट जरूर मिल गए जहां पर डेरिवेटिव क्या था, जीरो था, फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो था, परंतु रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो रही है, यानी कि तीन कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है कि रोल्स थ्योरम का कन्वर्स एप्लीकेबल नहीं होता है। आई बात समझ में, तो कन्वर्स क्या हो जाएगा, रोल्स थ्योरम का फॉल्स हो जाएगा, एप्लीकेबल नहीं होता। इसके बाद अब देखो सेकंड पार्ट आप खुद करें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना, बस आपको इंटरवल चेंज करके दिया है -2 और 2 के बीच में, इसी तरीके से सेम प्रोसेस कर सकते हैं। अब इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में भी चेक करेंगे, अगर हमें रोल्स थ्योरम को चेक करना है तो पहले उसकी तीन कंडीशन देखनी पड़ेगी, क्या वो तीन कंडीशन फॉलो हो रही हैं। तो क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, f(x) इज पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो अगर f(x) पॉलिनोमियल फंक्शन है तो मैं लिख सकता हूं फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना, फंक्शन इज continuous, function is continuous in closed interval 1, 2. Also function is differentiable in open interval 1, 2. एंड पॉइंट्स पर देख लेते, फंक्शन की वैल्यू 1 पर कितनी आएगी, तो x की जगह 1 रखो, 1 का स्क्वायर -1 0। फंक्शन की वैल्यू 2 पर कितनी आएगी, 2 का स्क्वायर -1, 4 -1 इक्वल टू कितना है, 3 आया। तो फंक्शन की वैल्यू 1 इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 2। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट रोल्स थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड, क्योंकि तीनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। अगर फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट्स पर भी सेम होती तो हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करके कोई पॉइंट सी ढूंढ लेते जो इन इंटरवल के बीच में लाई करता, लेकिन क्योंकि एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम नहीं है फंक्शन की, तो रोल्स थ्योरम कैन नॉट बी एप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम कैन नॉट बी एप्लीकेबल। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक? चलिए आई बात समझ में, चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी। यस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इफ फंक्शन -5 से 5 के क्लोज इंटरवल से r पर डिफाइंड है, रियल नंबर पर, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इफ f(x) does not vanish anywhere then prove that f minus 5 is not equal to f5। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि फंक्शन -5 से 5 का डोमेन कितना है, एंड पॉइंट्स क्या होंगे -5 और +5, कि -5 से 5 के बीच में फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, और फंक्शन की वैल्यू कहीं पर वैनिश नहीं हो रही है किसी भी x पर। इसका मतलब क्या हो गया कि f(x) कैन नॉट बी इक्वल टू 0। आई बात समझ में, मतलब कि हमें डोमेन में कोई भी x ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो, 0। तो हमें एक कंडीशन मिल गई, f(x) इज नॉट इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू डोमेन -5 से प्लस। नॉट वैनिश का मतलब क्या है कि फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 नहीं है ना, इस इंटरवल में जो क्वेश्चन में हमें डोमेन दिया हुआ है। तो हमें बताना है प्रूफ दैट फंक्शन की वैल्यू -5 पर और फंक्शन की वैल्यू 5 पर इक्वल नहीं होगी। अब ध्यान से देखो, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, f(x) क्या है, इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -5 से 5। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और ये आप जानते हो भैया, कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। आई बात समझ, तो कंडीशन है। ठीक है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस आल्सो इन क्लोज इंटरवल -5 से 5। ठीक है, तो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, तो आपने मीन वैल्यू थ्योरम में पढ़ा है कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल में अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो इस इंटरवल में आपको एक पॉइंट ऐसा जरूर मिल जाएगा, है ना, देन देयर एग्जिस्ट सी सच दैट। ठीक है, तो हमें एक ना एक पॉइंट से जरूर मिल जाएगा जहां पर सच दैट फंक्शन का जो डिफरेंशियल है वो c पर क्या होगा, इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू b माइनस फंक्शन की वैल्यू a अपॉन b माइनस a। आई बात समझ में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉर्मूला किसका, स्लोप का, a और पॉइंट से गुजरने वाले f(x) और x कर्व में b और a पॉइंट से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन के स्लोप का ये फॉर्मूला हो गया। आई बात समझ में, और इसके स्लोप के इक्वल क्या हो जाएगा, हमें कोई ना कोई पॉइंट सी जरूर मिल जाएगा जहां पर फंक्शन का जो डिफरेंशिएबल है वो इसके बराबर होगा। ये क्या था, ये हमने पढ़ा था किसमें, मीन वैल्यू थ्योरम में। मीन वैल्यू थ्योरम यही तो कहती थी, अगर किसी इंटरवल में फंक्शन
क्या है, डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस है, तो उस केस में आपको कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी, है ना, उस इंटरवल में आपको एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा, कम से कम एक पॉइंट जहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए और बी से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन के स्लोप के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कोई पॉइंट सी हमें यहाँ पर ऐसा मिलेगा जहां पर ये कंडीशन फॉलो होने वाली है। अब सी क्या है, सी लाई करेगा बिटवीन -5 से 5, इसके बीच में कहीं लाई करने वाला है, क्लोज इंटरवल -5 से 5 आई बात समझ में। और यहाँ पर ए और बी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ए कितना है, ए को आप मान लीजिए यहाँ पर -5 है, और फाइनल बी कितना है, ठीक है, बी को 5 मान लीजिए, ए को -5 हो गया, बी की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू -5, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। आई बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। और हमें क्या पता है कि भैया इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, फंक्शन की वैल्यू किस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो किसी पॉइंट पर 0 नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं दिस डिफरेंशिएशन एट पॉइंट सी कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव कहीं पर भी वैनिश नहीं हो रहा है। आई बात समझ में। चलिए आगे देखो, अब यहां से आपके पास कंडीशन क्या आ गई, f5 माइनस f माइनस 5 अपॉन 5 और माइनस माइनस प्लस ही कितना हो जाएगा, 10 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब इन दोनों की जो डिवाइड करने पर, इन दो नंबर्स को डिवाइड करने पर 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हो गया, नीचे का नंबर तो 0 नहीं है, तो ये भी 0 नहीं होगा। अगर न्यूमरेटर 0 होता तो न्यूमरेटर बाई किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो 0 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये 0 नहीं आ रहा है, तो इसकी एक कंडीशन क्या है कि ये जो न्यूमरेटर है ये 0 नहीं होगा। आई बात समझ में। तो मैं लिख सकता हूं यहां से दिस इंप्लाइज दैट f5 माइनस f माइनस 5 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये डिवाइड 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से f5 इसको उधर ले जाएंगे, इज नॉट इक्वल टू f माइनस 5। आई बात समझ में। तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर वैनिश नहीं हो रहा है तो हमारे पास कंडीशन क्या आती है, उसका मतलब क्या है कि भैया फंक्शन की वैल्यू -5 पर और 5 पर इक्वल नहीं हो जाएगी। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये रोल्स थ्योरम ही तो है, ये रोल्स थ्योरम ही तो है। अगर ये वैल्यू इक्वल हो जाती, अगर फंक्शन की वैल्यू एंड्स, देखो डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस तो है, अगर फंक्शन की वैल्यू एंड्स पॉइंट पे भी इक्वल होती तो कोई ना कोई सी जरूर ऐसा मिलता जहां पर फंक्शन के डेरिवेटिव वैनिश हो रहा हो, 0 हो रहा हो। और अगर वैनिश नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वल नहीं हो सकते। आई बात समझ में। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस केस में हमें बताना है, वेरीफाई करनी है मीन वैल्यू थ्योरम कि क्या मीन वैल्यू थ्योरम सच है। इसका क्वेश्चंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो हमें इसको वेरीफाइड करना है, क्या मीन वैल्यू थ्योरम वास्तव में ट्रू है क्या। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो फंक्शन हमें दे रखा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, और हमें एंड पॉइंट्स दे रखे हैं वेयर x बिलोंग्स टू, एंड पॉइंट दे रखे हैं, a की वैल्यू 1 दे रखी है, b की वैल्यू 4 दे रखी है। तो 1 से 4 के क्लोज इंटरवल के बीच में फंक्शन डिफाइन है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, fx इज पॉलिनोमियल, दिस इंप्लाइज दैट हम कह सकते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, या फंक्शन पहले कंटीन्यूअस लिख लेते हैं, फंक्शन इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1,4। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या मिलेगी, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल 1,4। अगर फंक्शन 1,4 के, ये ओपन इंटरवल आता है ना डिफरेंशिएबल के केस में, तो फंक्शन 1,4 के क्लोज इंटरवल पर अगर क्या है, कंटीन्यूअस है, और फंक्शन 1,4 के ओपन इंटरवल पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो उस पर हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब हमें कोई ना कोई पॉइंट सी मिलेगा। अभी देखो लेट सी बी ए रियल नंबर, अभी क्योंकि हमें मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाइड करना है, इसका मतलब हमें सी को ये नहीं मानेंगे कि इसके बीच में लाई कर रहा है, हम सी को मान लेंगे भाई सी कहीं भी लाई कर रहा हो, और बाद में ये अपना आप आ जाएगा कि सी इसके बीच में लाई कर रहा है, कि सी कोई ना कोई नंबर सी इसके बीच में लाई कर रहा है, सच दैट फंक्शन का डेरिवेटिव जो सी पर होगा वो ए और बी पॉइंट से गुजरने वाली लाइन के स्लोप के इक्वल होने वाला है ना। ग्राफ में ए और बी पॉइंट पर जो ग्राफ में कर्व आएगा उस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन के गुजरने वाले स्लोप के इक्वल होने वाला है ना, तो आपको कोई ना कोई पॉइंट सी ऐसा जरूर मिल जाएगा जिस पर डेरिवेटिव उस स्लोप के इक्वल होगा। तो ये मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं, तो इसको हमें वेरीफाइड करना है। तो हमने मान लिया सी कोई भी पॉइंट रियल नंबर है सच दैट कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव सी पर है वो हमने किसके इक्वल मान लिया, फंक्शन की वैल्यू बी की जगह रखेंगे 4 माइनस फंक्शन की वैल्यू 1 अपॉन 4 माइनस 1। ठीक है, इनके ए और बी पॉइंट से कर्व पर, एफ एक्स और एक्स कर्व पर ए बी पॉइंट से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन के स्लोप के इक्वल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 4 पर कितनी है, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं ना, 4 पर निकालते हैं तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, 4 4 16 माइनस कितना था ये 4 इंटू 4
16 ही हो जाएगा, -3 कट के कितना आ गया, -3 आ गया। इसी तरीके से फंक्शन की वैल्यू 1 पर कैलकुलेट कर लें तो 1 का स्क्वायर -4 × 1 - 3, तो ये आ जाएगा 4 3 -7 और प्लस 1 माइनस का 6, तो माइनस का 6 और माइनस का 3 आ गया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ f डैश c, फंक्शन का डेरिवेटिव जो c पर है वो कितना है, f डैश c इक्वल टू, वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है, वैल्यू पुट कर लेंगे हम यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से, फंक्शन की वैल्यू 4 पर -3 माइनस फंक्शन की वैल्यू 1 पर कितनी है, -6, तो -6 अपॉन 4 - 1, तो ये आ गया भैया आपके पास -3 + 6, तो 3/4 - 1, 3 ही करना 3। और f डैश c कितना है, तो f डैश c क्या इसका डेरिवेटिव, अगर मैं fc लिखूं तो fc कितना हो जाएगा, c² - 4c - 3, तो f डैश c कितना हो जाएगा, 2c माइनस इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू c, आएगा समझ में, तो ये आ जाएगा 2c - 4, तो 2c - 4 डिफरेंशिएशन कर दो, उसका x है तो 3 पुट कर दो, c x है तो c पुट कर दो, इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 4/2, 2 2 या 4, तो आपको एक नंबर 2 मिल गया। अब देखो अगर 2 इस क्लोज इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है तो हाँ 1,4 के क्लोज इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट, है ना, मीन क्या लिखेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम, हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। नोट करिए, यस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, examine the applicability of mean value theorem for all three functions given in the above exercise 2। तो exercise 2 में आपको 3 फंक्शन दिए हुए थे, अब हमें क्या करना है, उन तीनों फंक्शन के लिए मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी को एग्जामिन करना है, क्या मीन वैल्यू थ्योरम इन तीनों फंक्शन पर अप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती। चलिए देखते हैं। तो पहला फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो भैया सीधा सीधा लिख देते हैं, अभी तो एक्सप्लेन किया ही था कुछ समय पहले, कुछ क्षण पहले, है ना। तो f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, function is not continuous in a closed interval 5,9. Also function is not differentiable in open interval 5,9. so भैया जब फंक्शन ना तो कंटिन्यूअस है ना ओपन इंटरवल पर क्या है, डिफरेंशिएबल है 5,9 के, तो हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, सो मीन वैल्यू थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड। कैसे अप्लाइड करोगे भाई, कैन नॉट बी अप्लाइड। अब असल में इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को खुद करेंगे, बिल्कुल सेम है, तो अपने आप करिए इसको। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन दिया हुआ है x² - 1 4x बिलोंग्स टू 1,2। अब हमें बताना है फंक्शन की, चेक करना है क्या इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं मीन वैल्यू थ्योरम को, ठीक है। तो क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन, तो सीधे सीधे लिखेंगे f(x) इज पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1,2। also function is continuous in closed interval 1,2। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, क्लोज इंटरवल भी है, तो हम क्या कहेंगे, सो मीन वैल्यू थ्योरम कैन बी अप्लाइड। तो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाइड हो सकती है, मीन वैल्यू थ्योरम कैन। इसका मतलब क्या हो गया कि भैया हमें कोई ना कोई कम से कम एक नंबर इस क्लोज इंटरवल के बीच में 1,2 के बीच में ऐसा जरूर मिल जाएगा जहां पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो f(x) और x कर्व का, जो f(x) और x कर्व पर a और b पॉइंट से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन के स्लोप के इक्वल होगा फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, तो क्या हो जाएगी, मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो सकती है। सो अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, देखो यहां पर हमें इसको वेरीफाइड नहीं करना है, हमें बताना है अप्लाई हो सकती है, तो अप्लाई तो हो सकती है। अगर अप्लाई हो सकती है तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम कि जरूर देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,2। तो कम से कम एक सी ऐसा जरूर होगा सच दैट f' c इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू b पर,
b क्या है बाद वाला नंबर 2 माइनस फंक्शन की वैल्यू 1 पर अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेंगे फंक्शन की वैल्यू 2 पर, 2 2 जा 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 3, फंक्शन की वैल्यू 1 पर 1 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 0। ठीक है, तो f डैश c कितना आ गया, f डैश c कितना आ गया 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1। क्लियर, और इसका डेरिवेटिव करो तो 2 आगे आ जाएगा, 2x की जगह पर c पुट करेंगे तो 2c माइनस 0 इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, f डैश c की वैल्यू आ जाएगी तो 3 अपॉन 1 और c क्या आ गया 3/2। तो 3/2 कितना है भाई, 3/2 डिवाइड करके देख लो, डेढ़ आया ना 1.5, तो इसके बीच में नहीं कर रहा है, बिलोंग्स टू 1.5। तो इसलिए हम कह सकते हैं मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पर क्या हो रही है, एप्लीकेबल हो रही है, और हमने वेरीफाइड भी करके दिखा दिया है। तो बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज हो जाती है खत्म। ओके चलिए ठीक है, तो इसके बाद हम इसकी मिसलेनियस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, नीचे लाइक करिए वीडियो को, और शेयर करिए हमारी वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।